Good morning, students. This is the second video of your chapter number 6, My Childhood. Let us start. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि प्रत्येक चाइल्ड वह सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में एक विशेष पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि प्रत्येक चाइल्ड जब उसका जन्म होता है तो वो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में पैतृक गुण लेकर पैदा होता है, उसके पास पैतृक गुण होते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज, और अपने घर के सदस्यों से पैतृक रूप में कुछ गुण प्राप्त करता है। मतलब जो चाइल्ड होता है जब उसका जन्म होता है तो उसके अंदर उसके फैमिली से रिलेटेड पैतृक क्वालिटियां, जो पैतृक गुण होते हैं वो इसके अंदर जन्मजात होते हैं, जो कि उसको अपने माता पिता, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर से मिलते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से पैतृक गुण के रूप में मैंने क्या प्राप्त किया? ईमानदारी और स्व अनुशासन मुझे पिता से पैतृक गुण के रूप में मिले। कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जिन्स के रूप में अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटी पाता है। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको उत्तराधिकार के रूप में पिताजी से कौन कौन सी क्वालिटीज मिली? एक तो ईमानदारी और स्व अनुशासन। तो ये जो गुण थी, ये जो अच्छाई थी, एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में मिली। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी मां से अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता प्राप्त हुई। एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से तो ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन प्राप्त हुआ, और माता से क्या प्राप्त हुआ? माता से अच्छाई में विश्वास, मतलब अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता, सिंपैथी उनको अपनी मां से प्राप्त हुई। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो एपीजे अब्दुल कलाम कर कि मेरे जो तीनों भाई थे उनको भी मेरे मम्मी पापा से ये सारी क्वालिटी प्राप्त हुई विरासत के रूप में। नाउ एपीजे अब्दुल कलाम इज गोइंग टू टेल अस अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब एपीजे अब्दुल कलाम आपको अपने बचपन के जो चाइल्डहुड के फ्रेंड्स थे उनके बारे में बता रहे हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि बचपन में मेरे 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। दे वर द क्लोज फ्रेंड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इन हिज चाइल्डहुड। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बहुत ही प्रिय दोस्त थे, प्रिय सखा थे। ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि ये जो तीनों लड़के थे ये रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंगिंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि ये जो मेरे तीनों दोस्त हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंगिंग करते थे। इसका मतलब ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो तीनों दोस्त थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे, मतलब हिंदू फैमिली से बिलोंगिंग करते थे। तो सोचिए एपीजे अब्दुल कलाम वो क्या है? मुस्लिम है, और उनके दोस्त क्या है? हिंदू, और हिंदू में भी क्या है? ब्राह्मण है, जो कि सबसे सर्वोच्च कास्ट मानी जाती है हिंदू में। तो सोचिए कि जो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जो और उनके दोस्त थे उनके मन में धर्म को लेकर कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे और उनके जो तीनों दोस्त थे वो क्या थे? हिंदू थे। और हिंदू में भी कौन से हुआ? हिंदू में किस जाति के थे? वो ब्राह्मण, जो कि सर्वोच्च जाति मानी जाती है। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम लड़कों में, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मैं और जो मेरे तीनों दोस्त थे, हम लोगों के जो पालन पोषण और धार्मिक अंतर तो जरूर था। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे कि हम लोगों का रहन सहन अलग था, उनका धर्म अलग था, मेरा धर्म अलग था। इसके बावजूद हम लोगों में ने
हम लोगों में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव नहीं था। हम लोग बिना किसी भेदभाव को एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे से दोस्ती की थी। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि धार्मिक अंतर और पालन पोषण का डिफरेंस होने के बावजूद हम तीनों दोस्तों में जो मेरे 3 दोस्त थे और हम लोगों में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो तीनों दोस्त हैं, उन्होंने कभी इस बात को तुल नहीं दिया कि वो किस जात के हैं, वो किस धर्म के हैं। उनकी दोस्ती क्या थी? गहरी थी, और उनकी दोस्ती के बीच उनके धर्म का वहां पे कोई स्थान नहीं था। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं जो रामानंद शास्त्री थे वो रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं जो उनका दोस्त रामानंद शास्त्री था वो किसका बेटा था? उस समय रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, जो मुख्य पुरोहित थे, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो उनका बेटा था। तो रामानंद शास्त्री के पिताजी का नाम क्या था? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम मंदिर के रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी थे, वो उनका लड़का था। अब सोचिए रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनका लड़का कौन है? रामानंद शास्त्री। सोचिए जो टेम्पल है उनके मेन पुजारी का वो लड़का है, और उसकी दोस्ती किससे है? मुसलमान से। तो कहा जाता है कि दोस्ती धर्म या जात नहीं देखती। कुल मिला के हम क्या है? पहले हम आप इंसान हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह उनका बेटा था रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी का। तो उसने अपनी पढ़ाई प्राप्त करने के बाद अपने पिता से क्या की? पुरोहित की बागडोर संभाली। उसके पिताजी पुजारी थे, और उसके पिताजी के बाद कौन बन गया उस मंदिर का पुजारी? एपीजे अब्दुल कलाम का दोस्त रामानंद शास्त्री अपने पिताजी के बाद उस मंदिर का मुख्य पुजारी या पुरोहित बन गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन था उसका काम था कि तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनके आने और जाने की व्यवस्था का प्रबंध करना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाना। जो अरविंदन था उसने कौन सा काम देख लिया? जो तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते और जाते थे उनके आने और जाने की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवाना। यह काम कौन करने लगा? अरविंदन। एंड शिव प्रकाश बीकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और जो उनका तीसरा दोस्त था शिव प्रकाश, वो दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बन गया। और जो शिव प्रकाशन था वो वही रामेश्वरम में जो दक्षिणी रेलवेज था उसके लिए खान पान की व्यवस्था करने का वह ठेकेदार बन गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो पहला दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो पुजारी बन गया में। अरविंदन जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके आने जाने के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देखने लगा। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे में जो खान पान की व्यवस्था थी उसका ठेकेदार बन गया। इन तीनों का तो मालूम पड़ गया। और एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही हो, वो तो प्रेसिडेंट थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. और एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि हमारे कस्बे में हर साल श्री सीताराम कल्याण उत्सव हुआ करता था। एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि हमारे कस्बे के लोग, हमारे टाउन के लोग हर साल वार्षिक श्री सीताराम कल्याण उत्सव मनाया करते थे। और उस समय जो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली थी वो भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल पर ले जाने के लिए विशेष नौका उपलब्ध करवाती थी, विशेष नौका बनाती थी। तो रामेश्वरम टाउन में प्रतिवर्ष श्री सीताराम कल्याण उत्सव होता था। और उसमें क्या होता था? जो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली थी वो भगवान राम सीता की मूर्ति को मंदिर से वैवाहिक स्थल, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बगल जो राम तीर्थ नामक तालाब था उसके मध्य स्थित था। तो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली एक विशेष मंच वाली नौका तैयार करती थी और उस नौका पर
भगवान राम सीता की मूर्ति को बैठाकर वो उस मंदिर से वो उस वैवाहिक स्थल पर लेके जाया करते थे जो कि राम तीर्थ तालाब था उसके मध्य में स्थित था। तो सोचिए, भगवान राम और सीता की मूर्ति को ले जाने का प्रबंध कौन करते थे? एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार के लोग। वो नौका बनाया करते थे और नौका से भगवान की मूर्ति को पूजा स्थल से, मंदिर स्थल से वैवाहिक स्थल पर ले जाया करते थे। इट मीन्स देयर वाज यूनिटी इन द टाउन, मतलब रामेश्वरम के लोगों में एक यूनिटी थी, एकता थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि रात को सोते वक्त मेरी जो माँ और मेरी दादी माँ थी वो बच्चों को रामायण और मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन की कहानियाँ सुनाया करती थी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि रात को सोते वक्त जो उनकी मम्मी थी, उनकी जो माता और दादी माँ थी, वो बच्चों को रामायण और पैगंबर साहब के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे कि जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा में था, एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि जब मैं प्रारंभिक कक्षा में 5वीं क्लास में था तो हमारे क्लास में एक नए टीचर आए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि जब वो क्लास 5th में थे तो उस समय उनके स्कूल में, उनकी क्लास में एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मैं हमेशा टोपी पहना करता था जो कि इस बात का संकेत था कि मैं मुस्लिम हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे तो हमेशा टोपी पहना करते थे जिससे पता चलता था कि वो कौन है, मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री who wore the sacred thread. एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि मैं हमेशा अपने सर पर टोपी पहने हुआ करता था क्योंकि मैं मुसलमान था, और कहता था कि मैं एकदम पहली लाइन में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा था जो कि पवित्र जनेऊ पहने रहता था। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं किसके साथ बैठता था? जो रामानंद शास्त्री थे उनके साथ मैं पहली लाइन में उनके बगल में बैठा किया करता था, और मैं अपने सर पे टोपी पहने रहता था, और मेरे बगल में रामानंद शास्त्री क्या पहने रहते थे? पवित्र जनेऊ, क्योंकि वो क्या थे? ब्राह्मण थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय. जब वो नए टीचर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो हिंदू लड़का है, हिंदू ब्राह्मण लड़का, वो किसके बगल में बैठा है? मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, उसके बगल में बैठा है. तो ये बात उस नए टीचर को सहन नहीं हुई. उसको लगा कि अरे इस मुस्लिम लड़के के बगल में ये हिंदू लड़का बैठा है, वो भी हिंदू में भी ये ब्राह्मण है, जनेऊ पहन के इसके पास बैठा है, इसको इसके पास नहीं बैठना चाहिए. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. तो जब उस नए टीचर ने देखा तो उसने सोचा कि इस हिंदू ब्राह्मण लड़के के बगल में ये मुस्लिम लड़का जो बैठा है ठीक नहीं है. तो उसने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि आप जाके पीछे वाली बेंच पे बैठ जाइए, एकदम अंतिम सीट पे जाके बैठ जाइए. क्यों? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? मुस्लिम थे. इसलिए उस टीचर ने कहा कि आप जाकर एकदम अंतिम वाली सीट पर बैठ जाइए. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. और जब एपीजे अब्दुल कलाम को उस टीचर ने यह कहा तो एपीजे अब्दुल कलाम बेचारे बहुत दुखी हो गए, और जो उनका दोस्त था रामानंद शास्त्री वो भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ही पिछली वाली लाइन में जाके बैठे, एकदम सबसे पिछली बेंच पे बैठे, तो जो रामानंद शास्त्री था वो एपीजे अब्दुल कलाम को ही देख रहा था और दुखी था. क्यों दुखी था? क्योंकि उसके दोस्त को एकदम बैक बेंच पे बैठा दिया गया. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि जब मुझे मेरे टीचर ने एकदम लास्ट बेंच पे बैठा दिया, तो जब मैं लास्ट बेंच पे बैठ गया तो जो रामानंद शास्त्री था वो क्या करा? वो रोने लगा. वो इसलिए रोने लगा क्योंकि मुझे पिछली बेंच पर बैठा दिया गया था. और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उसके रोते हुए शक्ल ने, उसके रोते हुए फेस ने मेरे ऊपर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जब मैं
लास्ट बेंच पर बैठा तो उस समय जो रामानंद शास्त्री था वो रो रहा था, मेरे लिए रो रहा था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं स्कूल ओवर होने के बाद मैं और जो मेरे दोस्त थे रामानंद शास्त्री, हम लोग अपने घर पर गए और इस घटना के बारे में अपने माता पिता से बताएं। स्कूल ओवर होने के बाद जो रामानंद शास्त्री और जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ये दोनों अपने घर जाते हैं और घर जाकर इस बारे में बताते हैं कि टीचर ने आज क्या किया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर and in our presence told the teacher he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुलाया इन आवर प्रेजेंस, मतलब एपीजे बच्चों की उपस्थिति में ही, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, रामानंद शास्त्री और उनके दोस्तों के सामने ही जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री ने, उसने उस टीचर को बुलाया और उनसे कहा कि आपको इन निर्दोष बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सामाजिक असहनशीलता का विष मत भरिए। बच्चों के सामने लक्ष्मण शास्त्री ने उन टीचर को बुलाया और टीचर से कहा कि आप इन निर्दोष बच्चों के मन में सामाजिक असमानता, सामाजिक असहनशीलता, ये धर्म का पॉइजन मत भरिए, विष मत भरिए। इन बच्चों के अंदर जहर मत घोलिए कि ये एक दूसरे से क्या करने लगे, नफरत करने लगे। आप टीचर हैं तो आपका काम ये नहीं कि आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटे, धर्म के आधार पर लोगों के मन में विष भरे, जहर भरे। सोचिए, कौन डॉक्टर लक्ष्मण शास्त्री, जो कि खुद ही हिंदू, एक ब्राह्मण, जो कि उस मंदिर के मुख्य पुजारी है, जो कि उस मंदिर के मुख्य पुजारी है ब्राह्मण, इसके बावजूद वो क्या करे, उस टीचर को डांट रहे। इसका मतलब वो भले ही ब्राह्मण, वो भले ही उस मंदिर के मुख्य पुजारी है, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। He bluntly asked the children, the teacher, to either apologize or quit the school and the island। रामानंद शास्त्री ने, जो रामानंद शास्त्री थे, उन्होंने जोर देते उस टीचर से कहा, या तो आप इन बच्चों से माफी मांगिए या तुरंत यह स्कूल और ये द्वीप छोड़कर यहां से चले जाइए। रामानंद शास्त्री ने कहा कि या तो आप मेरे सामने बच्चों से माफी मांगिए या तुरंत ये स्कूल और रामेश्वरम टाउन छोड़ के हमेशा के लिए चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो उनके टीचर थे उनको न केवल अपनी गलती पे पश्चाताप हुआ, मतलब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने अपनी गलती पे पश्चाताप भी किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। मतलब जो टीचर थे उनको न केवल अपनी गलती पे पश्चाताप हुआ, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो उनको समझाया, उसके बाद जो टीचर थे वो क्या हुए, पूरी तरीके से बदल गए। उनका व्यवहार क्या हुआ, चेंज हो गया। फिर उन्होंने बच्चों के साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। तो लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को समझाया, बच्चों से माफी मांगी, या तो स्कूल छोड़ के चले जाइए। और जब तो उस टीचर ने क्या किया, बच्चों से माफी मांगा और अपनी गलती पे उनको एहसास भी हुआ, पश्चाताप भी किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी इस गलती को सुधार लिया और फिर कभी क्लास में बच्चों के सामने उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।